Hello everyone, welcome to 10 Minute Thinker series with another thinker who is named as Durjati Prasad Mukherjee यानी कि DP Mukherjee and a very famous sociologist, underrated as well but important for examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी स्पेशल बातें जो आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो दुर्जाति प्रसाद मुखर्जी और डीबी मुखर्जी जो है वो एक बंगाली थिंकर हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुत ही मेजर इंडियन सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड यूनिक आइडियोलॉजी, ठीक है। तो एक वैसे तो एक इनकी एजुकेशन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में देखी जाती है, बट बिकॉज ऑफ बंगाल रेनेसां कल्चर, आप जानते हैं बंगाली कल्चर को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे वहाँ के फिलोसफर्स, ठीक है, उसको देखते हुए ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेट हो गए। इनके बारे में बहुत खास बात ये है कि इन्होंने यहाँ पर अकेडमिकली जो है 32 ईयर्स, ठीक है, टॉट 32 ईयर्स एट लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड ही वाज आल्सो हेड ऑफ द सोशियोलॉजी, ठीक है, उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। लेटर ऑन ही स्टार्टेड टीचिंग एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड ही वाज अ डीपली रिस्पेक्टेड एजुकेटर देयर, ठीक है। इनका जो माइंड था वो मल्टी डिसिप्लिनरी था बिकॉज इन्होंने यहाँ पे अंतर विषयक सोच को लगाने की ही कोशिश करी है। ही नेवर एक्सेप्टेड द बाउंड्रीज बिटवीन द सब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी विषय थे उसके बीच में जो सीमाएं थी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सोशियोलॉजी को, लिटरेचर को, आर्ट को एंड म्यूजिक को, सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर कंबाइन किया है अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर, ठीक है। अपने आप को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर AR देसाई थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज मार्क्सोलॉजिस्ट। रीजन क्या था? क्योंकि ये कहते थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिज्म को, यानी कि मार्क्स का जो यहाँ पर काम था, ठीक है, उसको एक मेथड की तरह, एक पद्धति की तरह यूज करता हूँ, किसी आइडियोलॉजी की तरह नहीं। तो मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो उस आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स को बोला जाता है, और मार्क्सोलॉजिस्ट कौन हो गए? जो इनकी मेथडोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपनी स्टडीज में। तो ही हिमसेल्फ कॉल्ड हिमसेल्फ मार्क्सोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आती है इनकी मेथड्स और मेथडोलॉजी। तो इन्होंने यहाँ पे यस इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो जितनी भी बाउंड्रीज यहाँ पर सोशल साइंसेस के बीच में थी उसको इन्होंने करा अस्वीकार या रिजेक्ट। इन्होंने कंबाइन करा मल्टीपल अप्रोचेस को, जिसमें आ जाती है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, एम्पेरिकल अनुभवंजय और फिलोसफिकल दर्शन शास्त्रीय। ये तीनों एनालिसिस को इन्होंने अप्रोच करके क्या लगाया? डायलेक्टिक्स को स्टडी किया। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है? अगेन मेथोडोलॉजी ऑफ मार्क्स, यानी कि हमेशा एक पर्टिकुलर चीज के इधर से कोई आइडिया कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा जो उसको चेंज करेगा। तो इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी की बात करी, यानी कि परंपरा और आधुनिकता। और एग्जाम्पल के लिए कॉलोनियलिज्म रूल वर्सेस नेशनलिज्म, यानी कि औपनिवेशिकवाद और राष्ट्रवाद। तो ये क्या है? आपस में डायलेक्टिक्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटस है। तब इस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटस से क्या होगा? कुछ नया आइडिया इमर्ज होकर के आएगा। आई रियली होप आप समझ पा रहे हो इसको। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि सोशियोलॉजी जो है वो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी की रियलिटी और उसके कल्चरल रूट्स को यूज करके हम लोगों को स्टडी करनी है, ना कि वेस्टर्न मॉडल्स को रोक करके, ठीक है। तो RK मुखर्जी, DB मुखर्जी और मैकम मैरियट, ये तीनों थिंकर्स आपके क्या बोल रहे हैं कि आपको सेपरेट इंडियन रियलिटी को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ नहीं, हिस्टोरिकल रूट से पढ़ना है, ठीक है। इनके ये सारे मेजर वर्क्स है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एज यू कैन सी, टैगोर अ स्टडी clearly showing his love for Bengal literature, music as well as his mind, जो कि यहाँ पे एनलाइटन हुआ था बंगाल रेनेसां से। तो रेनेसां का मतलब वैसे भी पुनर्जागरण होता है, राइट? तो वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब इन्होंने दिया है कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषा। तो इन्होंने बोला है कि जो इंडियन सेल्फ होती है ना वो सोशल और रिलेशनल होती है, यानी कि हम लोग सामाजिक हैं और हम लोग यहाँ पे संबंधों के आधार पे रहते हैं। हम लोग इमोशनल भी होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक बैलेंस बना करके चलते हैं, किस किस चीज़ के बीच में? हमारे इमोशंस, भावनाओं के बीच में और हमारे सोशल नॉर्म्स के बीच में। तो हमारे इमोशंस और बैलेंस सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती है, ठीक है। हमारी जो पर्टिकुलर सेल्फ है वो ग्रुप से आइडेंटिफाई होती है, किसी इंडिविजुअल से नहीं होती है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। और जो वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि पश्चिमी व्यक्तिवाद है, उसने एक तरह की पर्सनालिटी को क्रिएट किया है और वो है मार्केट ड्रिवन, जहाँ पे लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं, ट्रांजैक्शंस के ऊपर ध्यान देते हैं। पर एक्चुअल इंडियन सेल्फ जो है वो यहाँ पे सामाजिक और संबंधिक मानी जाती है, विच इज सोशल और रिलेशनल। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशन एंड चेंज। तो यहाँ पे ट्रेडिशन क्या होती है? परंपरा। तो इन्होंने बोला है कि जब इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशंस हैं उसके अंदर यहाँ पे
पे चेंजेस जो हैं वो 3 चीज़ों की वजह से आते हैं। वो है पहला श्रुति, यानी कि पहली बात तो कंज़र्वेटिव, सब लोग मान के चलते हैं, उसमें से हटना नहीं चाहते। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। फिर उसके बाद आता है स्मृति, यानी कि अब धीरे-धीरे अडैप्टेशन हो रहा है, कोई नई चीज़ें आ रही हैं, तो धीरे-धीरे जो है अब यहाँ पे अनुकूलन होना शुरू हो रहा है। और वो अनुकूलन जो है वो यहाँ पे अनुभवों के आधार पर हो रहा है, या फिर उनको कुछ नए अनुभव का यहाँ पर एक्सपीरियंस करवा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सपीरियंशियल है, ठीक है, अनुभवात्मक है, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है। जैसे क्रांतिकारी क्या करते हैं, पलट देते हैं ना चीज़ों को, तो रिवॉल्यूशन जो है एक अनुभव का ही पार्ट है। तो इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर अगर आपको मॉडर्निटी चाहिए तो आपको ट्रेडिशन को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, और ये दोनों चीज़ें आपस में क्या करेगी, नेगोशिएशन करेगी, रिप्लेसमेंट नहीं है कोई किसी चीज़ का। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी जो है वो साथ में चलेगी ही चलेगी। तो इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण को हमेशा ट्रेडिशंस के अंदर ही रूटेड होने की ज़रूरत है। इसकी जड़ें यहाँ तक जाएंगी ही जाएंगी और बिना उसके मॉडर्निटी नहीं आ सकती है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिशंस का भी क्लासिफिकेशन किया है। इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशंस दिखे गए हैं, जिसमें से 3 ट्रेडिशन इन्होंने बताए हैं टाइप्स, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्शरी, तृतीयक। प्राइमरी ट्रेडिशंस में आपके आ जाते हैं हिंदू बुद्धिस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि हिंदू और बौद्ध धर्म के जितने भी आपके स्रोत हैं। सेकेंडरी में इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, इस्लामिक प्रभाव जितने भी हैं। और टर्शरी में जो उपनिवेशवाद यानी कि ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर हमारे ट्रेडिशंस में देखा जाता है। तो आप खुद देख सकते हो पहले क्या हमारे प्राइमरी लेवल पे पोस्ट प्री कॉलोनियल कैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे जब पूरा का पूरा इस्लामिक कल्चर फैला, ठीक है, एंड देन व्हेन वी सॉ कि औरंगजेब का भी यहाँ पर उदय हुआ, तो वो सब की सब चीज़ें यहाँ पे एक सेकेंडरी कल्चर को भी लेकर के आई फिर से। फिर टर्शरी जो है वो कॉलोनियल की तरफ से आया। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है ट्रेडिशंस के यहाँ पर, ठीक है। अब आता है रोल ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का जो रोल है वो यहाँ पे नेशनलिज्म में भी रहा है, लेकिन वो एमर्ज कैसे हुए हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की वजह से निकल करके आए हैं, और यही लोग हैं जो कि मॉडर्निटी के कैरियर भी हैं, यही लोग हैं जो आधुनिकता को आगे लेकर के जा रहे हैं। बट ऑल्सो इन लोगों के बीच में ट्रेडिशन की भी इक्वल ही वैल्यू देखी जाती है, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोरालिटी के ऊपर थे। इन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया, बिकॉज मिडिल क्लास की वजह से ये मूवमेंट्स इमर्ज होकर के आए थे। लेकिन इन लोगों में अभी भी इतना इंटेलेक्चुअल राइगॉर नहीं है, यानी कि बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति जो थोड़ी सी और होनी बाकी है। साथ में इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि हम लोगों को अपने खुद की सोसाइटी में कल्चरल इंपीरियलिज्म से बचना है। मतलब हम ऐसा ना कर दे इन्हीं मिडिल क्लास लोगों के थ्रू कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी के कल्चर के इन्फ्लुएंस में है, पश्चिमी समाज शास्त्र के कल्चर के इन्फ्लुएंस में है, और उससे क्या हो रहा है यहाँ पे उसी कल्चर का साम्राज्य फैल चुका है, ठीक है। और हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि हम अपनी नैतिक जड़ों को या मॉरल रूट्स को कभी भी ना भूलें। सो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। लेकिन मिडिल क्लास का सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इनकी आती है वो ये है कि कैरियर ऑफ मॉडर्निटी भी है, आधुनिकता को और यहाँ पे पारंपरिकता को साथ में लेकर के ये चल रहे हैं, ठीक है। 2 चीज़ें आपको मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग के लिए ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है नेचर एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि सोशियोलॉजी को यहाँ पर रिवील करने हैं वो फोर्सेस जो इंडियन सोसाइटी को सस्टेन करके बना करके रख सके। इन्होंने कहा है उसके लिए हमें चाहिए अंतर विषयक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अगेन क्या क्या हिस्टोरिकल भी है जो पीछे था, एम्पेरिकल एंड फिलोसफिकल। इकोनॉमिक्स को भी इन्होंने इग्नोर किया है, ठीक है, मतलब कि इनके क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने हमारी हिस्ट्री को और कल्चर को इग्नोर किया है डेवलपमेंट के चलते हुए। और सोशियोलॉजी जो है उसे इंडिया को गाइड करना चाहिए भारतीय डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है डीपी मुखर्जी एंड म्यूजिक। तो म्यूजिक जो है उसमें किताब आती है इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक, इनकी 1945 की पब्लिश्ड बुक है, जहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो म्यूजिक होता है वो हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए उनकी सेंसिबिलिटी, उनकी समझ को दिखाने का तरीका है। और इन्होंने म्यूज़िक को किसी की पर्सनालिटी, उसकी व्यक्तित्व के साथ, उसके एस्थेटिक्स के साथ और सिविलाइजेशन के साथ जोड़ा है। तो आपकी जो यूनिट नंबर यहाँ पे 10 आती है इसमें आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का टॉपिक आता है, तो वहाँ पर डीपी मुखर्जी की ये थ्योरी जो है जाकर के अटैच हो जाती है, ठीक है। इन्होंने म्यूज़िक को एक कल्चरल हेरिटेज की तरह पढ़ा, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही पुराना और रिच संस्कृति, कल्चर जो है, वृद्ध संस्कृति देखी जाती है म्यूज़िक की, ठीक है।
और ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, बट ये पूरा कल्चरल हेरिटेज है जो कि ट्रांसमिट हुआ है मल्टीपल जनरेशन से। ठीक है, सो ये था आपका ध्रुवजाति प्रसाद मुखर्जी का कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो टुडे वी हैव मार्क्ड आवर 6 थिंकर्स। अब हम यहाँ पे और भी थिंकर्स को लेकर के आऊंगी मैं, एंड एवरी टाइम इट विल बी अ सरप्राइज रिवील फॉर यू। सारे थिंकर्स को कवर करते रहिए, अपने एग्जाम में एस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस।